हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कराया था, जिसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन यानी सेक्शन ए के अंदर जो 14 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू वाले, उसे आपको सॉल्व करके दिखाया था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सेक्शन यानी सेक्शन बी से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अंदर हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको देने वाला हूं, पूरा सॉल्व करके कि किस टाइप से आप हाफ ईयरली एग्जाम में आंसर राइटिंग कर सकते हैं मैथ्स के पेपर का। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये सेक्शन बी यहां से मैं स्टार्ट करवाने आपको जा रहा हूं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 14 तक पहले ही सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं यानी कि ये क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के यहाँ आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, यानी कि ये जो पूरा कंप्लीट सेक्शन है आपका 8 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 and 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखिए कार के बारे में गिवन है कि उसकी उसे जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी यानी माइलेज आपको दे रखा है कि यहाँ पे ना 1 लीटर पेट्रोल अगर आप यूज करते हो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है कि भाई 2 and 3/4 लीटर पेट्रोल अगर यूज किया जाए तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे आपके एग्जाम में आएगा तो आपने क्या करना है, एक सोल्यूशन लिखना है इस टाइप से, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है 15 है तो 15 लिख लेंगे, और उसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है तो आप इसे डिस्टेंस लिख लेंगे, और जो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल आपको गिवन है, ठीक है, क्वांटिटी गिवन है आपके पास, तो आप क्वांटिटी लिखने के बाद और उसके बाद जो भी आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी जैसे यहाँ पे गिवन है कि इतना आपको पेट्रोल गिवन है, ठीक है, और उसे पर किलोमीटर की जो स्पीड है आपके पास, ठीक है, यानी कि 16 किलोमीटर, तो ये आप यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि पर किलोमीटर स्पीड जो आपको गिवन है इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 जैसे ये मेंशन किया गया है कि ये आपके पास 2 and 3/4 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 and 3/4 और 16 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 and 3/4 है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो 4 को 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 प्लस 3 क्या होगा, 11 आएगा। तो 11/4 ये रहा और 16 ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 हो गया, यानी कि ये आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। तो इस तरह से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं 44 किलोमीटर। यानी कि हुआ क्या कि आपने 44 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब हमारे पास जो पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी है 3 and 3/4 लीटर पेट्रोल अगर है, तो इतना पेट्रोल यूज करके ये जो डिस्टेंस है कार कितना ट्रेवल करता है, 44 किलोमीटर होता है। तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। The length of a rectangle is 6.3 centimeter and its breadth is 3.9 centimeter. What is the area of rectangle? देखिए एक रेक्टेंगल के बारे में क्वेश्चन आपको गिवन है, तो जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही इसे आप सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद 16 है तो 16 यहाँ मेंशन कर देंगे। एक रफ डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ जो लेंथ है, लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और ये कितना है, ये 6.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो 6.3 सेंटीमीटर, और जो बी है ब्रेथ की वैल्यू भी आपको गिवन है, और इसकी जो लेंथ आपको जो है वो आपको ब्रेथ की लेंथ गिवन है 3.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3.9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, एरिया का फार्मूला यहाँ लगाएंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और लिखने के बाद और इसे सॉल्व भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, यानी कि L इंटू बी होता है, तो यहाँ आपके पास क्या है 6.3 है, 6.3 लिख लेंगे, 3.9 है 3.9 लिख लेंगे, और डेसिमल रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसे 63/10 कर लेता हूँ और इसे 39/10 कर लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या करेंगे, उसको 100 से आप डिवाइड कर लेंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है। मैं चाहता हूं कि ये वाली कैलकुलेशन आप लोग खुद से करें और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। यानी कि जब आप इसे 63 को और 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। थोड़ा सा पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके भी आप मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है।
आई होप आप लोगों ने इसे मल्टीप्लाई कर लिया होगा। तो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 2457 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा और डिवाइड बाय 100 है। तो जब आप इसे डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 24.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि 2 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज बाय 5 इक्वल 9, फाइंड द नंबर। इस नंबर को फाइंड करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी ये जो 17 क्वेश्चन है इसके जब सॉल्यूशन को आप करेंगे तो आपने सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 17 और जो नंबर उसे आप लेट कर लेंगे, लेट x बी द नंबर। सबसे पहला काम आपको ये करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो x है इसे एक नंबर कंसीडर कर लिया। अब x के बारे में जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी इंफॉर्मेशन है उसे यूज करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसे बोला जा रहा है कि 2 टाइम्स नंबर इंक्रीज बाय 5, कि जो नंबर है उसका 2 टाइम्स कर लो, यानी कि 2 टाइम्स कर लिया और उसमें 5 इंक्रीज कर दो, 5 इंक्रीज कर लिया। तो ये किसके इक्वल है, तो यहां आपको बोला जा रहा है ये किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 9 के इक्वल भी हम इसे रख लेते हैं। 2 टाइम्स बोला गया था, नंबर हमने x अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, 5 इंक्रीज कर दिया इसके अंदर और ये कुछ इस टाइप का इक्वेशन बन के आ गया। यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x को इधर रहने देंगे और ये 9 जो है इसमें ये जो 5 प्लस में था साइड चेंज कर दिया तो माइनस में आ गया। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास जो 2x है, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि आप x लिख सकते हो 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो फाइनल आंसर जो आपका जो है x की वैल्यू है वो 2 आ गया, यानी जो x को आपने नंबर अज्यूम किया था, ठीक है, यानी कि नंबर इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 2 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि 17 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये जो डायग्राम आपको गिवन है इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। इस डायग्राम को यूज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले हम लोग x की निकाल लेते हैं, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इसे लगा करके यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू और ये 50 जो एंगल की वैल्यू गिवन है इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ निकाल लेंगे सम ऑफ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज करके। तो चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद अब चाहो तो यहाँ पे ना एक रफ डायग्राम भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे अपने सॉल्यूशन के अंदर। और ड्रॉ करने के बाद जो जो वैल्यू आपको गिवन है एज इट इज इसे लिख लो। ये आपके पास जैसे 50 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो आपके पास 50 है, ठीक है, ये वाला y है और इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है जो कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास 120 और x है। ठीक है, तो ये आपके पास 120 और ये आपके पास x है। तो सबसे पहले हम ये ऐसा करता हूं कि y प्लस 120, ये जो वैल्यू आपको गिवन है कि यहाँ पे y प्लस 120 इन दोनों को मैं लिख लेता हूँ 180 के इक्वल। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब रीजन चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि इससे ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर के अंदर जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये एक लाइन जा रही है और इसी के ऊपर ये दोनों एंगल क्रिएट हो रही है, y वाला भी और ये 120 वाला भी, तो इनका सम टोटल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 180 डिग्री में से ये जो 120 है इसे माइनस कर लूंगा। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट पार्ट यानी कि y की वैल्यू तो आपने निकाल लिया। अब बात करते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, x प्लस y प्लस 50, तीनों जो एंगल है इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगी। और रीजन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं। y की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 60 डिग्री, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 50 डिग्री, क्वेश्चन के अंदर ये था 180 डिग्री प्रॉपर्टी यूज करके लिखा हमने। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो पहले मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, 60 प्लस 50 110 हो गया और आपके पास ये 180 है। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 180 में से 110 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आपके पास 70 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आपने x की वैल्यू भी निकाल लिया
और y की तो पहले ही निकाल चुके हो। x की आपके पास 70 डिग्री आ गई और y की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से आपने ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इसे सॉल्व कर लिया। तो ठीक है, तो आप इस तरह से 18 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर करेक्ट वैल्यू ऑफ y की निकाल रहे हैं यहाँ पे और x की, दोनों के 1 मार्क्स लगा लीजिए आप, तो 1 मार्क्स ये 1 मार्क्स ये, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, चारों के चारों क्वेश्चंस, इसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक बटन नीचे है, इसे प्रेस करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इसके बाद सेक्शन सी। ठीक है, ये वाला सेक्शन सी के अंदर जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के आपके यहाँ 3 मार्क्स होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ काउंट भी कर लेंगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दिखाई देगा, ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। तो इस तरह से ये 15 मार्क्स का पूरा ये पोर्शन आपका होने वाला है। यानी कि सेक्शन सी के अंदर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। टोटल आपका ये 15 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन shaft at the rate of 6 meter per minute. If descent start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -315 मीटर? देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर, यानी क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक रफ डायग्राम बनाए तो आपके पास नहीं कहीं पे एक माइंस में कुछ काम वगैरह हो रहा है और उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि ये 10 मीटर हाइट पर एक जो एक एलिवेटर वगैरह है और वो नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे माइंस के अंदर काम हो रहा है और जो यहां से लेके, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से नीचे जो है 350 मीटर के तक नीचे जा रहा है और ऊपर जो है ये जहां से स्टार्ट हो रहा है वो 10 मीटर है। यानी कि टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास ये 360 मीटर की ये लेंथ हमें गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको इसकी स्पीड भी गिवन है, तो स्पीड को भी यूज करेंगे। स्पीड आपके पास है कि 6 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर मिनट के हिसाब से। स्पीड आपको गिवन है और उसके अलावा डिस्टेंस भी आपको गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भी ये 350 जो नीचे डेप्थ में अगर जाना है और ग्राउंड लेवल से अबव यानी कि 10 मीटर, यानी कि टोटल आपके पास जो डिस्टेंस है वो 360 मीटर का डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को अगर ट्रेवल करना है हमें, ठीक है, और स्पीड हमारे पास कितना है? स्पीड हमारे पास 6 मीटर पर मिनट है। तो हमें टाइम कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ टाइम का जो फार्मूला होता है उसे अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड हो जाता है। तो ये सिंपल सा जो फार्मूला इसे हम यूज करेंगे। अब ये जो स्पीड जो है ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है 6 मीटर पर मिनट गिवन है और डिस्टेंस जो है ग्राउंड लेवल से नीचे है 350 और ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला जो 10 मीटर है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, टोटल जो आपके पास डिस्टेंस है वो 360 मीटर आ जाएगी। तो इसे प्लस करके यानी कि 360 और ये जो स्पीड है 6, इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये टाइम आ जाएगा। तो 6 1 जा 6 और ये 6 6 जा 36 होता है। 0 है तो 0 और लगा लीजिए, यानी कि ये 60 मिनट्स जो है आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका टाइम आ गया। 60 मिनट को आप चाहो तो 1 आवर में भी अपना आंसर लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 को आप सॉल्व कर सकते हो, जिसके अंदर आपको डिस्टेंस गिवन था, स्पीड गिवन था और क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा गया। तो टाइम को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे और सिंपली सॉल्व कर देंगे। बस ये ध्यान रखना आपको 350 ग्राउंड लेवल से नीचे वाला था और 10 मीटर जो अबव था, इन दोनों को मैंने सम करके टोटल डिस्टेंस निकाल लिया ताकि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो हमसे। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है रन स्कोर इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलो, कि प्लेयर के जो 11 प्लेयर क्रिकेट के मैच के टीम में होते हैं उनके द्वारा जो रन स्कोर किए गए वो आपको मेंशन कर दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि आप इस पे मीन कैलकुलेट करिए, मोड कैलकुलेट करिए और फिर बाद में इसका मीडियन भी कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर मीन को कैलकुलेट करते हैं और मीन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है, जैसे इस क्वेश्चन नंबर 20 है तो यहाँ पे 20 लिख देता हूँ और मीन का जो फार्मूला होता है यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। तो आप लोग जानते हैं मीन इज इक्वल टू होता है कि सम ऑफ ऑल डाटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल डाटा और उसके बाद इसे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डाटा से। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ डाटा आप लोग जानते हैं कि 11 है क्योंकि 11 प्लेयर ने स्कोर किए हैं, ये मेंशन कर दिया मैंने। उसके बाद जो 1 बाय 1 जो इसके स्कोर हैं इसे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 6 15 120 है, ठीक है, तो मैं एक एक करके 6 15 और उसके बाद 120, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद 120 के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, तो 50 100 80 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1500
और 80। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही नोट किया है या गलत नोट किया है। तो ठीक है, यहाँ देखो ये 50 था, मैंने 15 लिख दिया है, तो इसे हम लोग यहाँ करेक्शन भी कर लेंगे ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कोई मिस्टेक ना हो। 15 नहीं है, यहाँ पे 50 है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम 80 के बाद चेक करते हैं कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट 80 के बाद अगर आप देखेंगे तो 10, 15 और 8 है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं 10, उसके बाद 15 और उसके बाद 8। अच्छा, उसके बाद फाइनली लास्ट में क्या है एक बार और चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 10 एंड 15 है, तो 10 और 15। ठीक है, ये 10 और ये 15। पहले नंबर ऑफ डाटा जो इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, इतना कर लिया। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि कोई डाटा मिस्टेक ना हो। तो हमारे पास ये 6 15 120 है। ठीक है भाई, 6 15 120। उसके बाद 50 100 80 है। चेक कर लेते हैं कि 15 है, 50 है, उसके बाद 100 है और 80 है। उसके 10 15 और 8 है। तो चेक कर लेते हैं 10 8 और क्या नाम है 10 8 और 15, पीछे से काउंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो 8 15 और 10 हो गए और लास्ट में 10 और 15 है। ठीक है, चेक कर लेते हैं 10 और 15 बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। अब हम इसका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें सम निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबका सम निकालता हूँ। तो जो आपके पास ये 6 है, 6 के बाद आपके पास 15 है, 15 है, 15 के बाद है 120 है, 120 के बाद 50 है, 50 के बाद 100 है, 100 के बाद 80 है, 80 के बाद आपके पास नेक्स्ट 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद आपके पास 8 है, 8 के बाद 10 है और 10 के बाद 15 है। इन सब का हमें प्लस करके सम निकालना होगा। तो जब मैं इसे प्लस करूंगा यानी कि 6 5 11 हो जाएगा, 11 और 5 आपके पास 11 और 5 16, 16 और 8 को प्लस करेंगे आप तो 24, 24 और 5 24 और 5 29 हो गए। तो 29 का मैं ऐसे कर लेता हूँ, 9 लिख लेता हूँ और 2 में यहाँ रख लेता हूँ। 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, 18, 18 के बाद ये 19 20 21 22 22 हो गए। तो 2 यहाँ लिख लेते हैं और 2 आगे लगा लेते हैं। 2 + 1 3 और +1 4 यानी कि 429 आपके पास ये टोटल आ गया। 429 को हमें क्या करना होगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे डिवाइड करके इसके फाइनल आंसर निकाल ही लेता हूँ। तो जब 29 है आपके पास 429, तो इसे मैं ऐसे करता हूँ 11 को 3 से करता हूँ। 3 से आप करेंगे तो आपके पास ये 7 आ जाएगा। यहाँ से 7 नहीं बल्कि ये आपके पास ये 12 हो गया ना। 12 में से हम लोग ऐसा करते हैं 12 में से 3 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 आपके पास ये बोरो करोगे ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस करोगे 9 आ जाएगा और ये 9 आपके पास इधर और आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या करना है, आपको 9 से करोगे तो आपके पास ये 99 ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो इसका मीन आया आपके पास वो कितना है, 39 आ गया। 39 आपने क्या किया, इसका मीन निकाल लिया। तो पहला काम जो हमारा मीन निकालने का था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारे पास 39 आ गया। अब मीन के बाद नेक्स्ट आपको बोला गया कि आप मोड और कैलकुलेट करिए। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, जो भी सबसे ज्यादा रिपीट होता है उसे हम मोड कहते हैं। जैसे 15 एक 1 टाइम है, 2 टाइम से, 3 टाइम से। 15 क्या है, 3 टाइम सबसे ज्यादा, 3 टाइम क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 15 क्या हो जाएगा हमारा, इसका मोड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन हमारे पास क्या होता है, जो भी मिडल में जो टर्म होता है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 6 है। 6 को मैंने लिख लिया। 6 के बाद नेक्स्ट क्या है, 8 है, तो नेक्स्ट में 8 लिख लेता हूं। 8 के बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 8 के बाद नेक्स्ट 10 है और 10 कितने टाइम से, 2 टाइम्स आ रहा है। जो जो होता जा रहा है उसमें मैं टिक लगाता जा रहा हूँ। 6 ले चुके हैं हम लोग, 8 हम लोग ले चुके हैं, अब 10 और 10 2 टाइम्स है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला 10 और एक 10 और है, ये 10, इन दोनों को भी लिख लेता हूं। तो ये 10 और ये 10 दोनों 10 मैंने ले लिया। ठीक है, अच्छा 10 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 10 के बाद तो मुझे यहाँ 15 दिखाई दे रहा है। 15 कितने टाइम से, 3 टाइम से। तो 15 15 और ये 15। ठीक है, तो तीनों 15 को मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो अब आपके पास क्या बचा है, तो आपके पास 50 बचा है। ठीक है, 50 बचा है, 80 बचा है और 80 के बाद आपका 100 बचा है और 100 के अलावा आपके पास 120 बचा है। ठीक है, ये 50 ले लिया, 80 ले लिया, 100 ले लिया और 120 भी ले लिया हमने, यानी इसे हमने अरेंज कर दिया। अब मीडियन निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ डाटा आपके पास क्या है, 11 है। तो 11 + 1 डिवाइड बाय 2 और ये कौन सा होगा, इस वाले टर्म को यूज करेंगे हम लोग। तो आपके पास ये क्या आ गया, 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 टर्म पे जो भी नंबर आएगा वो हमारे पास मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 15 जो है 6 टर्म पे आ रहा है। तो इसका जो मीडियन है, मीडियन हमारे पास 15 आ रहा है, मोड भी हमारे पास 15 आ गया
और मीन जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था वो हमारे पास 39 आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर लिया। इसके अंदर मीन, मीडियन और मोड तीनों जो चीज कैलकुलेट करने के लिए बोली गई थी आपको, आपने सबको कैलकुलेट कर लिया। मीन आपके पास 39 आ गया, मोड भी आपके पास 15 है और मीडियन भी आपके पास 15 आ गया। अच्छा, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21 को। तो 21 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है इसमें हमें इक्वेशन बनाना है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। देखो y के अंदर आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 2 सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक इक्वेशन बन के आ गया। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, नहीं तो अदरवाइज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व भी करते हैं। बस इतना करके छोड़ दोगे। नेक्स्ट देखो बी पार्ट में, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। तो b को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 5 से, और रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा। यहां तक छोड़ सकते हो। कुछ लोग इसे इस तरह भी लिखेंगे ना तो भी सही है कि b डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6। तो दोनों तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखो सी वाले पार्ट में, सी में आपको बोला जा रहा है इफ y टेक्स अवे फ्रॉम 6, y इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y। देखो y का आपको 6 टाइम करना है, यानी कि 6y हो जाएगा। अवे बोला गया, यानी कि इसमें माइनस करोगे 6 से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपके पास 60 आ जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला गया इफ यू टेक 6 अवे कर लिया, और किससे, 6 टाइम ऑफ y। तो ये y का 6 टाइम, यानी इसे 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें 6 माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 60 आएगा। तो इस तरह से आपने ये तीनों इक्वेशन क्रिएट कर देना है और 1-1 मार्क्स तीनों के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 में जैसे डायग्राम आपको गिवन है, तो पहले इस डायग्राम को अच्छे से आप देख लेंगे और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। देखो फर्स्ट पेयर जिसके बारे में आपको आंसर लिखना है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ऑब्ट्यूज भी होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। देखो ऑब्ट्यूज देखोगे तो वो मोर देन 90 डिग्री, जैसे ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, ठीक है। ये आपके ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, तो इस एंगल का मैं नाम लिख लेता हूं। तो जैसे आप लिखोगे इसके नाम, तो लिख सकते हो एंगल AOD। फर्स्ट एंगल तो ये हो गया, ये पूरा कंप्लीट। सेकंड एंगल अगर आप लिखना चाहो तो देखो ये वाला ये एंगल, ये नीचे जो BOC ये एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये वाला एंगल और एंगल BOC ये दोनों क्या, ऑब्ट्यूज एंगल है और वर्टिकली अपोजिट भी एक दूसरे के, ठीक है। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में आपको बोला जा रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री जिनका सम टोटल 180 डिग्री होना चाहिए और दोनों क्या इक्वल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री वाले 2 एंगल। देखो ये जो आपके पास ये 90 डिग्री का फर्स्ट एंगल क्रिएट हो रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के नाम आप यहां लिख सकते हैं, यानी कि एंगल EOB। देखो EOB, इसे रफ करके मैं दोबारा समझाता हूं, एक बार इसे रफ कर लेते हैं। अब EOB यानी कि इस वाले एंगल की बात कर ली मैंने सबसे पहले, और उसके बाद जो सेकंड एंगल आपके पास है EOD, तो आप यहां लिख सकते हो EOD। ये दोनों एंगल आपको क्लियर हो गए होंगे, ये दोनों क्या है 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि टोटल इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो उनका सम टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है। दोनों इक्वल इसलिए कि दोनों 90 है। लास्ट में आपसे बोला जा रहा है कि एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर कंप्लीट करने के लिए इनका जो सम टोटल 180 डिग्री होता है, लेकिन बोला जा रहा है कि लीनियर पेयर नहीं होने चाहिए, यानी इनका टोटल 180 ना बने, ऐसे पेयर ढूंढो, ठीक है भाई। उसको भी ढूंढ लेते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जैसे आपको बोला गया, तो मैं ऐसा करता हूं इस वाले एंगल को, ठीक है, ये वाला जो एंगल दिख रहा है, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, इन दोनों एंगल को अगर मैं ले लूं तो ये दोनों क्या लीनियर पेयर बन सकते हैं अगर इसके अंदर ये तीसरा एंगल मिल जाए। तो इस तीसरे एंगल को हम नहीं लेंगे, इन दोनों को लेंगे, ये फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक तरह से एडजेसेंट एंगल भी हो गए और लीनियर पेयर नहीं भी बना रहे। तो एंगल ए जो है 1 जो है वो आपके पास क्या है, एंगल DOE है, ठीक है, DOE, और सेकंड एंगल आपके पास क्या हो जाएगा EOA हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपके पास हो गए जो कि इनका सम टोटल 180 डिग्री में नहीं हो रहा, और ये दोनों के एक दूसरे के एडजेसेंट भी हो गए। तो इस तरीके से आपने इस तीनों जो पेयर्स आपको बनाने थे, आपने इस डायग्राम को देख करके 1 बाय 1 तीनों के पेयर आपने बना लिए, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, सी लॉस
20%। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको जो सेलिंग प्राइस है वो आपको गिवन है, वो आपके पास कितना है 13,500 है, और लॉस परसेंटेज आपको गिवन है 20%। ठीक है, जब ये वॉशिंग मशीन को सेल कर रहे हैं बार्गेन करने के बाद। व्हाट वाज द प्राइस एट द विच शी बाउट इट, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस जो है, इसकी जो सामान जो है वॉशिंग मशीन है, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां लिख लूंगा। तो सोल्यूशन लिखेंगे, 23 लिख देंगे, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है और वो कितना है ₹13,500 है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद लॉस परसेंटेज आपको गिवन है, तो लॉस परसेंटेज जैसे यहाँ पे आपको गिवन है कितने का लॉस हो रहा है उसके अंदर, तो जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे तो 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 20% का लॉस हो रहा है। और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि जैसे सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी गिवन था आपको, अब यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलो कॉस्ट प्राइस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस होगा क्या। तो जैसे आपके पास यहाँ ना इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस आपके पास नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, लॉस निकाल लो। लॉस निकालने के बाद ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो देखो जैसे लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे मुझे लॉस निकालना है तो लॉस क्या होगा, या 20% होगा, और वो किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का होगा। तो जैसे यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो 80% होगा सेल कॉस्ट प्राइस का। तो मैं यहां से लिखता हूं कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 80%। ठीक है, 80%, क्योंकि 20% तो लॉस हो रहा है, तो यानी कि ये प्राइस क्या है 80% है, वो आपको गिवन है 13,500 है। तो यहाँ पे अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस 13,500 को जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, और वो जो 80 ऊपर था इसे नीचे ला करके इसे सॉल्व कर लेंगे। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर मुझे निकालना है तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0 0। मैं ऐसा करता हूं, कैंसिल कर लेता हूं। अब ये जो आपके पास टोटल है 8 है, इसको 4 कर लेता हूं और इसे मैं बना देता हूं 5 बना देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसको 2 कर लेते हैं, और ये जो 13,500 है इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आपके पास 6 टाइम 12 हो गया, और ये 7 टाइम 14 हो जाएगा, 7 टाइम 14 हो गया। अच्छा, और उसके बाद 5 और ये 0। ठीक है, ये आ गया। 2 से और डिवाइड कर लोगे इसे, 2 1 जा 2, और ये जो 6,000 है इसे आप लिख सकते हो 3,000, 3 से डिवाइड कर दोगे, फिर 3 से करोगे, फिर उसके बाद 7 से करोगे और 5 से करोगे। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि ये 3,375 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 3375 जो है इसे 5 से मल्टीप्लाई करके अपना फाइनल आंसर जो है उसे निकाल लेते हैं। 5 से करोगे 25 आ गया, और 5 को और 7 से करोगे 35 प्लस 2 करोगे 37 हो गया, और उसके बाद 15 प्लस 3 18 हो गया, और ये 1 आ गया। 15 ये हो जाएगा 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये वो, यानी कि ये आपके पास कितना आ गया 16,875 आपके पास क्या आ गया, इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गया। तो आपने यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 21 जैसे 23 आपको जो बोला गया कि आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करिए, किस प्राइस पे इस वॉशिंग मशीन को जूही खरीद के लाई थी उस प्राइस को निकालने के लिए बोला गया था। आपने इस तरह से इसे कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इसे हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। इस चैनल के अलावा मेरा एक सेकंड चैनल है जो मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा शाह। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं लेटेस्ट वीडियो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।